सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर एनालिस्ट सदीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब का आज चेलम है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर एहतसाब अदालतों का जो क़याम होने जा रहा है उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और सऊदी अरब और कतर के जो बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो खित्ते पर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, आपने जिन मौज़ूआत का जिक्र किया है वो तीनों बड़े अहम हैं, लेकिन ये जो चैनल है आज खादिम हुसैन रिजवी का और वहाँ से जो इत्तलात आई हैं जिसमें उनके जो साहबजादे हैं साद रिजवी, वो उसको अब एक ख्याल कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे देखें तो जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो तो अपने जाती मसाइल में उलझी हुई हैं। पीडीएम को ले लें, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग की पार्टी, ये अपने मामलात में उलझी हुई हैं और दूसरी जानब भी सवाए तर्जमानों की बयानबाजी के हमें कुछ चीज नजर। तो ये एक ऐसा फिनोमिना ये था, इसको माजी में तो आपको पता है ये कहकर दबा दिया गया, नेशनल मीडिया ने इसको नहीं लिया कि ये जी एजेंसियों की पैदावार हैं और पैमरा ने भी इस हवाले से बड़ी गाइडलाइन दी और इनको अब आने नहीं दिया मेन स्ट्रीम में, बावजूद इसके कि तहरीक लब्बैक अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराना चाहती थी, लेकिन शुरू में कुछ कबाहतें रही। लेकिन इनके जो नताइज थे माजी के अगर उसका वो बड़े यानी हैरान कुन थे। 2018 के इलेक्शन में 21 लाख तकरीबन वोट इन्होंने हासिल किए 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों से, और फिर तहरीक लब्बैक के ही एक वर्कर ने, एक लीडर ने बिलावल भुट्टो को लियारी में सूबाई असम्बली की शिकस्त दी, जो कि एक बड़ा एक फिनोमिनल था। तो अब ये मीनार पाकिस्तान चैलेंज करना चाह रहे थे क्योंकि जब खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल उनका हुआ तो जो वहाँ पर जो उनका जनाजा और उसमें जिस अंदाज में लोग आए तो वो कई दिहाइयों में, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि लाहौर की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। तो अब ये चैलेंज भी करना चाह रहे थे मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन इन्होंने कोई गवर्नमेंट को डिफाई नहीं किया, मुल्तान रोड पर ही इन्होंने किया चैलेंज। और उस मतलब वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी थी। जो असल जो बात सामने आई कि अब साद रिजवी जो उनके साहबजादे हैं उनका ये कहना है कि वो इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लेके जाएंगे आगे। और अगर इसको हम देखें तो जो पाकिस्तान में जो बरेलवी मकतबा फिक्र है वो पंजाब में, सिंध में उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन उनकी जो ज्यादा ताकत है वो अब तक अर्बन सेंटर्स में नहीं है, रूरल एरियाज में थी। मौलाना शाह अहमद नूरानी के बाद कोई लीडर ऐसा नहीं आया जिसने बरेलवी मकतबा फिक्र को मुतहद किया हो या उन लोगों को लेके आगे चलो। अब वो तो एक ऑर्गेनाइजेशनल उनमें कमजोरी है, उसके लिए तहरीक लब्बैक जो है वो डॉक्टर्स का विंग बना रही है, इंजीनियर्स का विंग बना रही है, यूथ का विंग बना रही है, खवातीन विंग बना रही है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होगा बड़ी सियासी जमातों के लिए। और पॉलिटिक्स इसी चीज का नाम है कि जब एक नई चीज आती है और अगर वो अच्छी कोई प्रोडक्ट लेके आए तो जो ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनियां या जो पार्टीज हैं वो फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश हो सकता है कर ले। अब नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो अगर देखें कि तहरीक लब्बैक आ रही है तो उनका वो कुछ रवैया बदले, क्योंकि जो लीडरशिप है वो तो डिक्टेटरशिप है और वो तो अपनी खानदानी कंपनियों की तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल के जो मामलात हैं उन पर बात नहीं हो रही और अपनी अपनी करप्शन छुपाने की बात हो रही है। सिनेरियो में तहरीक लब्बैक की तरफ से ये ऐलान करना और फिर जो बरेलवी मकतबा फिक्र है अगर ये अर्बन सेंटर्स में अपनी ताकत को बहाल कर लेता है तो मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी और ये जमीयत अहल हदीस, इन जमातों की जो हैसियत है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर इसलिए बने ना, मदारस उनके पास है, स्ट्रीट पावर उनके पास है, बच्चों को ला सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी जमातें हैं
पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो सब उनके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, मौलाना से बात करते हैं। हालांकि उनकी पॉलिटिकल ना कोई इफादियत है, ना कोई उनकी अददी लिहाज से। उसके मुकाबले में तहरीक लब्बैक जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसने उन इश्यूज पर बात की है। अब ये देखें ना, रियासत मदीना की जो बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके जो अहकामात की बात है और उनको पाबंद करने की बात है, उसके अलावा खादिम हुसैन रिजवी का जो रहा है काम, जो गुफ्तगू रही है, जो कोशिश रही है इसको साद रिजवी ले जाने की आगे कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त बात है। मैं चाहूंगा कि अगर आप एक खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक अगर क्लिप एक प्ले कर दें जिसमें वो 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे थे कि ये मुल्क बनाया कैसे था, क्यों किया था और अब हो क्या रहा है, और किस तरह हम उस दो कौमी नजरिए से दूर चले गए। आज का सबसे बड़ा क्राइसिस ही हमारा ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसको नहीं तलाश कर पा रहे हैं और अपनी असल आइडेंटिटी को छोड़ के हम पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं। अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब की वो गुफ्तगू सुनवा दें तो फिर इस पे आगे बात करते हैं। जी प्लीज चलाइएगा। जी समी साहब। अब देखिए, ये जो सारी गुफ्तगू है, जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं और जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये सब मफादात के ताबे हैं। ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, पाकिस्तान किसने बनाया था, पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, ये रिजवी साहब के सवालात हैं और इनके जवाबात जो हैं वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा समी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात की जाए तो उनकी एक लेगेसी है, उनका एक फिनोमेना है, लेकिन आपको लगता है कि उनके बेटे जो हैं इस लेगेसी को आगे लेकर चल पाएंगे, इस फिनोमेना को आगे लेकर चल पाएंगे, आसान होगा उनके लिए? और जैसे आप कह रहे हैं कि बेसिक सतह पे जिस तरीके से तंजीम साजी की जा रही है डॉक्टर्स के हवाले से, खवातीन के हवाले से, डू यू थिंक सो सर ये बहुत आसान होगा उनके लिए? क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि आपने कहा कि पिछले जो इलेक्शंस हैं उनको इलेक्शंस लड़ने में भी उन लोगों को काफ़ी, इस जमात को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो ये तो दोबारा जो एलिगेशंस लगाई गई हैं दोबारा भी नेक्स्ट इलेक्शंस पे लगाई जा सकती हैं। देखिए, ये जो उनके साहबजादे जो आगे लेके चल रहे हैं ना, ये उन्हीं का विजन है। वो उसको तहरीक लब्बैक को एक सियासी जमात के तौर पे लाने का फैसला कर चुके थे खादिम हुसैन रिजवी, और एक जो कमजोरी रही उनकी वो यही थी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं था, जैसे जमात इस्लामी के पास है, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, दूसरी जमातों के पास है। तो वो उस सेटअप को, उस स्ट्रक्चर को बनाना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा जो बरेलवी ताकत है वो सारी रूरल एरियाज में फैली हुई है, तो अर्बन सेंटर्स में अगर उसको फोकस, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फिर जो इलेक्शन जीतने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उन्हें वो हासिल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो सवाल है जिसको आज बड़ी सियासी जमातें एड्रेस नहीं करी। आज भी आप देख लें मेन स्ट्रीम मीडिया पे खादिम हुसैन रिजवी का कौन जिक्र कर रहा है? इतनी बड़ी सियासी जमात, बिलावल भुट्टो को लियारी में हराना पॉलिटिकली, ये पीपल, ये जो सियासी एनिमल हैं, जो सियासी पंडित हैं, कभी उन्होंने इससे बात की कि ये क्यों हुआ ऐसा? लोग मुनाफिकत की सियासत से तंग आ चुके हैं। ये जो एक झूठ का बाजार चला हुआ है जिसमें लोग अपना माल छुपाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको तंग आ चुका है। देखिए ना, फैजाबाद धरना, नबी पाक अलम के हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं, ये जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो मगरब ज़दा दानिश्वर हैं, कभी इंसानी हकम पर, कभी किसी आजादी के नाम पर उसको हमेशा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। फैजाबाद धरना भी क्या था? वो भी बेसिकली एक कोशिश की थी इन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत क्रिएट करने की, अब मगरब के साथ, तो उस पर एहतजाज हुआ और उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि जिसके पीछे ISI है, ये तो फौज इस्तेमाल करती है। यानी अब देखे ना, फैसले में लिख दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। तो ये वो चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त भी सियासत कहाँ पर है? चंद खानदानों के पास है ना कि जी अब्बू को लाने दो, मरियम नवाज कह रही हैं और मौलाना फजल रहमान कह रहा है मेरे नैब को बंद कर दो, पीपल्स पार्टी भी क्या कह रही है, इत्तेसाब हमसे ना मांगे, मांडवी वाला क्या रौला डाल रहा है। लेकिन राना साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, इसमें भी तो हमें मारूसी सियासत नजर आती है ना। अब खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं रहे तो उनके बेटे आ गए हैं, और जैसे कि एक परसेप्शन भी है, लोग ये समझते हैं कि जो इस तरह की जमातें हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। सो हाउ डू यू सी इट? ये बहुत ही फजूल ख्याल है जिन लोगों का ये ख्याल है मारूसियत में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ कहाँ से आ गया। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। बात ये है, समी साहब ने जो बात की है, कोई बंदा सोच सकता था कि लियारी से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हारेगा, वहां से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हारता है इनके कारकुन के हाथों। तो मसला ये है कि अवाम जो है वो इस क़यादत से, जो इस वक्त अवाम को गुमराह कर रही है, इससे तंग आ गए कि ये क्या तमाशा है। ये बिलावल की शिकस्त जो है, अगर कोई सबक सीखने वाला होता तो इससे बहुत बड़ा सबक सीखते आसफ जरदारी साहब।
कि लियारी के अवाम जो है वो 1970 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी का साथ देते आ रहे हैं। क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बेनजीर का बेटा लियारी से हार गया। कभी इस पर गौर करें, काश इनको थोड़ी सी अकल आए और ये सोचें कि लियारी के अवाम ने बिलावल भुट्टो को क्यों मुस्तरद किया। तो इसको इतना नहीं समझना चाहिए कि ये जमातें जो हैं ये कुछ नहीं कर सकेंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं अल्लामा खादम रिजवी की। ये मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा किया था पीडीएम ने, जो खादम रिजवी साहब का जनाजा था अल्लाह बख्शे, वो इतना ज़्यादा था कि इस तरह के कई जलसे उसमें समा जाएं। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इन सियासतदानों के लिए कि वो अपने आप को ठीक कर लें, वरना आवाम को अगर कोई मुतबादल चीज़ नज़र आई तो वो उधर को जाएंगे। तो ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि राणा साहब अगर आप मुझे इजाजत दें जी, मुझे अगर इजाजत दें, तो खादम हुसैन रिजवी के लिए जो लोग आए थे वो उनकी जात के लिए नहीं आए थे, वो जो वो बात करते थे वो उसके लिए आए थे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसके लिए आए थे। रियासत मदीना बनाने का इस पाकिस्तान को जो हर दिल में, हर गरीब के दिल में जो ख्वाहिश है वो उसको पूरा करने के लिए आए थे। ये जो करप्शन के नाम पर सियासत है उससे बेजारगी का वो इजहार करने के लिए आए थे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें वीकनेस है अगर वो दूर हो जाए, उनके अंदर जो बरेलवी मकता फिक्र है, मैं कहता हूँ अगर आप इसको रिलीजियस बुनियादों पर ही रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उसमें ये जो देवबंदी मकता फिक्र है उससे बहुत बड़ा हल्का है जो बरेलवी मकता फिक्र है, जमात इस्लामी से बहुत बड़ा हल्का है। लेकिन क्योंकि ये रूरल एरिया में फैले हुए, और वो मौलाना नूरानी के जो साहबजादे हैं हंस नूरानी, उन्होंने भी अपना सौदा कर लिया। वो जाके कभी बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। तो ये एक जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका ये तमाम जो अपोजिशन की सियासी जमातें अब मिलकर, जब बड़ी कंपनी होती है ना तो वो छोटी छोटी कंपनियों को साथ मिला के तो मार्केट में छोटी दुकानें बंद करा देती है, पूरे कारोबार पर कब्जा कर लेती है। तो ये जो इत्तेहाद बनते हैं, क्योंकि खुद में इतनी ताकत नहीं है, खुद में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी फॉलोइंग नहीं है, तो सारे मिलके अपनी एक कॉर्पोरेशन बना के आ गए, बनाया उसको बचाने के लिए। अब हम ये काम करते हैं। तो ऐसे में ये जो तहरीक लब्बैक है, जैसे अभी राणा साहब भी कह रहे थे, इसको अंडर एस्टिमेट मत करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उनकी बात करते हैं, ये गरीबों की इज्जत की बात करते हैं, ये रिमाइंड कराते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया था, किसने कुर्बानी देके बनाया था। और अगर नौजवान इसका हिस्सा बन जाएं, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये जो मुनाफिकों की जमातें हैं, ये जो मफाद परस्त हैं, ये जो करप्ट हैं, ये जो अपना माल बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। ये आज देखिए ना, मीडिया दिखा रहा है साद रिजवी को और खादम हुसैन रिजवी की उन बातों को जिनको पूरा पाकिस्तान सुनता है। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए खादम रिजवी के जनाजे में, वो सिर्फ जनाजा पढ़ने नहीं आए थे, वो ये बताने आए थे कि हम चाहते हैं कि जो खादम रिजवी बात कर रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाए और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू है आज का। और उसमें ये जो बात है साद रिजवी की, देखें अपोजिशन को कहा कि आप जलसा ना करें, पीडीएम को मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने वायलेट किया और वो जलसा उन्होंने किया। लेकिन जो खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं, उनकी जो जमात है, उनकी जो शूरा है, उन्होंने कहा हम जानना रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं सरकार में, तो वो मीनारे पाकिस्तान नहीं गए। इस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ये जो अपने आप को मोतबर कहते हैं ये लोग हैं, और कानून को मानने वाले वो साद रिजवी है जो खादम हुसैन रिजवी का बेटा है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा के उनको खराब करने की गई, दागदार करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो एजेंसियों के लोग नहीं है। जो नबी की बात करता है वो तो वो बात करता है जो हर गरीब, हर मुसलमान के दिल की बात है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है जो अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है सिद्दीक सादी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर जिस फिनोमिना की बात करें समी इब्राहिम और जिस बयानी की बात करें समी इब्राहिम और जिस तरीके से हमने तदफीन और जनाजा देखा, मैंने भी कभी इतनी लोगों में, इतनी तादाद में लोगों को नहीं देखा। तो जो मौजूदा सेटअप है जिसमें हमारी पोलिटिकल जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ख़तरे की बात नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल अलीना, आप ठीक बात कर रहे हैं। सभी साहब ने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है कि जो इस वक्त सियासी जमातों का एक स्टेटस को है उसको तोड़ने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जब लाहौर में इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब हुआ और कुलसूम नवाज़ ने उसमें हिस्सा लिया,
तो उसमें भी इनकी जमात के लोगों ने अच्छे खासे लाहौर से जो है वो वोट लिए थे और बड़ी मुश्किल से जो कुलसूम नवाज वहाँ से जीती थी। 2018 के इंतखाबात हुए तो 28 लाख वोट इनके लोगों ने लिए और ये मजहबी जमातों में जो अव्वल नंबर की जमात है उसके तौर पर उभर कर सामने आया। दूसरी बात तो समी साहब ने, राना साहब ने कारी दी कि इनका जो बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी इनके एक MP ने। तो और जो मुस्लिम लीग नून की ऐसी नशिस्तें जो कि ये समझा जाता था कि जो बरेलवी तबका है वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा साथ है, ऐसी नशिस्तें जो कि वो जीत सकते थे 5,000 या 6,000 के सीट से वो फ़र्क से हारे, तो उनको हराने में भी इनका बड़ा किरदार था। क्योंकि जो एक वो फैज़ाबाद का जो धरना था और जो ख़त्म नबूवत के लिए ये सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे, जो उस वक़्त की पॉलिसियाँ थी आपको पता ही है, कौमी असम्बली में भी सारा जो एक सिलसिला चला था, तो उसके ऊपर ही आकर इन्होंने स्टैंड लिया। और बात यही है, एक यही बात है कि जो लोग इनके जनाजे पर वहाँ पर आए वो वाकई ये बात सही है कि इनकी ज़ात के लिए नहीं है, इनकी जो नज़रिया था जिसको हम आजकल भी बहुत सी जमातें बेचती है जी हमारा ये नज़रिया है, हमारा ये मंशूर है, लेकिन उन्होंने तो अमली तौर पे इसका ख़ुद भी सबूत दिया और ख़ुद भी बैठे रहे वहाँ पे लोगों अपने लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के उन्होंने जद्दोजहद की। तो जो सियासी जमातों का इस वक्त एक वरासती सिलसिला बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए, उस जमूत को तोड़ने के लिए, अगर ये देखें मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी है ज़ाहिर। इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, इनका एक MPA सिंध असम्बली में जो है वो मौजूद है, 28 लाख इन्होंने वोट लिए। बात यह है कि जिस तरह भी समी साहब ने बात की कि इनको मुनज़्ज़म करने की बात है, जिस तरह जमात इस्लामी है या और जो तंजीमें हैं, तो ये उनके लिए तो बड़ा ख़तरा साबित होंगे। क्योंकि अगर 28 लाख उन्होंने उस वक्त वोट ले लिए और उसके बाद हमने जनाजा इनका देखा तो वो तो दावा कर रहे थे 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में आए, ये उनका अपना दावा है, हो सकता है इतने ही लोग हों, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर ये रजिस्टर्ड जमात के तौर पर सामने आए तो ये जो हमारी ये जो मौजूदा सियासी रवायती सियासी जमातें हैं उनके जमूत को तोड़ने में ये बड़ा मददगार साबित हो सकती है तरीके लब्बैक। और अगर साद रिजवी ज़ाहिर जवान आदमी है वो अब इस नज़रिए को लेकर आगे चलेंगे तो उनको कामयाबी तो फिर मिल सकती है। अच्छा, क्या मजहबी जमातें और पोलिटिकल जो पार्टीज हैं वो, अच्छा एक और बात इसमें अलीना मैं एक और बात मुझे इजाजत दी। देखिए एक बड़ा ये जो बेसिकली ये जो, क्योंकि ये जब जमात तहरीक लब्बैक बनी भी थी तो उसमें वो सलमान तासीर साहब के कत्ल की बात थी और उसमें बहुत सारे जो तमाम जो पाकिस्तान में इस हवाले से कंसेंसस है कि अगर कोई शान रिसालत में कोई करता है, तौहीन करता है, तो फिर ये बेसिकली इंडिविजुअल का काम नहीं है, उसको सजा देना रियासत का काम है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल जो है खातून उठाया अपनी नशिस्तों में भी जो उठाया, अपनी तकारीर में भी, कि अगर रियासत अपनी ड्यूटीज में फेल हो रही हो। अब ये देखिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उनका जो नाम है, उनका जो तकद्दुस है, उनकी जो शान रिसालत है, वो मुसलमान जो उस पर बिलीव करता है कि अगर वो नहीं है तो फिर ये वो जिंदगी भी नहीं चाहता मुसलमान ऐसी कोई कि उसके सामने ये हो रहा हो। तो बेसिकली ये एक प्रेशर, इसको देखे ना, ये कहा गया था कि जनाब ये कोई प्रेशर ग्रुप है, ये एक अवामी जमात है और पाकिस्तान के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर रियासत नहीं दे सकती तो फिर कौन देगा। अगर जो हमारे जो मजहबी अकाबरीन है, अगर उनकी जो उनकी खुदा न खास्ता कोई तौहीन करता है तो फिर रियासत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर क्या होगा। अब गरीब को रोटी रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत मदीना की ये जिम्मेदारी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता के गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुत्ता भी अगर मर गया दजला के किनारे तो मैं उसका जिम्मेदार, अल्लाह मुझसे पूछेगा। तो रियासत जब अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रही है, सियासत में फेल हो रही है, तो फिर ये जो फिनोमेना है, ये जो सवाल है, इसका किसी न किसी ने तो इस वैक्यूम को फिल करना है ना। तो अब सियासत अगर इन मसाइल पर होगी, अपने बाप दादा की करप्शन को छुपाने के लिए नहीं होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की भी बेहतरी हो सकती है, इस मुल्क को बनाने का मकसद भी हल हो सकता है। तो अब ये एक टर्निंग पॉइंट है, लोग समझ चुके हैं, सब कुछ तंग आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अमेरिका में हूँ, आप यकीन करें मैं जिधर जाता हूँ लोग यही सवाल करते हैं और मैं हैरान हूँ कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जितने मुझसे यहाँ पर सवालात हुए हैं, जिस जगह मैं गया हूँ, कि लोग कितने गौर से वो तमाम जो फिनोमेना हैं पाकिस्तान में जो अनफोल्ड हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। जी
अच्छा, अभी आपने सिर्फ बात की है कि बेसिकली जब रियासत जो है, राना साहब मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूँगी, रियासत जो है जब वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाती है तो किसी ना किसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो होती हैं, लेकिन अगर हम रियासत की बात करें तो सर एक तरीका होता है ना हर चीज़ को करना है, कानून है, आइन है, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी ना राना साहब? बात सुने, ये जो रियासत से बालातर है, बात ये है, मेरा ख्याल है, बात सुन ले मेरी जी जी, कि देखें जो भी मुल्क का कानून है उसकी पासदारी करना हर एक का फर्ज है। दीन भी ये नहीं कहता कि कानून को हाथ में लिया जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोगों के दीनी जज्बात अपनी जगह है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन रियासत ने आइन और कानून के मुताबिक ही चलना होता है। तो ये जो तहरीक लब्बैक है जो समी साहब ने बात की, ये जो एक सियासी जमात के तौर पर सामने आना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक उनका अच्छा फ़ैसला है। इससे यकीनन देखें इतने ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर हैं, अगर वो अमली सियासत में मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं तो वो अपना किरदार ज़्यादा बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। बट जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इसमें दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं वो तो बड़े परेशान हैं। मेरी बात सुने, ये जो इनकी बात करते हैं ना, वो मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, अब ये लोग बुरी तरह एक्सपोज हो गए, ठीक है, कि इन लोगों को सवाए अपना माल बचाने के और मोदी की यारी के, जितने मोदी के टाउट हैं वो पीडीएम में इकट्ठे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से तो बात की इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में भी जाकर, बाकी जगहों पर भी। ये मौलवी फजल रहमान साहब ने क्या किया जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। तो इन हालात में गैर मुल्क के दौरे बहुत, ये देखें, मजहबी सोच लेकर कोई जमात अगर आगे आती, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी तो एक मजहबी सोच के तहत वजूद में, जमीयत उलमा इस्लाम, इसी तरह जमात इस्लामी, ये तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक अगर मेन स्ट्रीम में आती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशगवार, बहुत अच्छी बात है। आई एग्री विद यू। और जो आपने कहा ना तहरीक इंसाफ ने बड़ा काम किया है कश्मीर के हवाले से, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब खिताब सुने, उनकी तकरीरें सुने तो हमें पता चलता है कि वाकई तहरीक इंसाफ ने कितना काम किया है कश्मीर के हवाले से। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो मैंने कहा कि चेहलम जो है वो आज है, वो एक दो दिन पहले था, उसके लिए माजरत। खैर अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। समी साहब, जो एहतसाब अदालत के हवाले से है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये बड़ा अहम इशू है और आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, और ये बड़ा एक ये हुक्म है उनका कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप ये 30 एहतसाब अदालतें बनाएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात कही है कि जी वो 11 जनवरी से अमले की भर्ती शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब इससे पहले भी ये उनकी पूरी कोशिश है अदालत की कि जो एग्जेक्टिव है उसको वो मौका भी दें और उससे वो काम भी करवाएं। अब यही बात है जिस पर हमने वो बात की तहरीक लब्बैक की, कि जब जिम्मेदार बंदे किए हैं, हमें आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कानून और आइन की पाबंदी करे, कानून को अपने हाथ में ना ले, ये आम बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के आइन में ये है कि हुकूमतें कोशिश करेंगी कि वो रोटी, कपड़ा और तालीम और हेल्थ वो दें तमाम शहरियों को। मुझे बताएं 70 साल में किस हुकूमत ने कोशिश की है सवाए नारों के, झूठ के? तो क्या इनको ये 2.5 करोड़ बच्चा अभी तक स्कूलों में नहीं जा सकता? पब्लिक स्कूल सिस्टम बर्बाद किए गए, प्राइवेट स्कूल सिस्टम बढ़ाए गए, चढ़ाए गए। मुझे बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये पूरी नहीं करते तो बस इनका एहतसाब वोट के जरिए होगा? नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इनको चाइना की तरह आपको लोगों को कतारों में खड़ा करके, जिनके पास इख्तियार है और वो उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, कौम को बर्बाद करते हैं, गोलियां मारना पड़ेंगी। अगर गोलियां नहीं मारेगी उन लोगों को और खुद ही उन्हीं के साथ मिलकर अवाम को लूटेगी तो अवाम कहाँ जाए? मुझे ये बताएं आप। ये एक बड़ा सवाल है जो तहरीक लब्बैक का है, जो खादिम हुसैन रिजवी उठाते थे, उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि ये एजेंसियों के लोग हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाने। ऐसी गवर्नमेंट का क्या करना हमने, चाहे वो इलेक्टेड हो? ऐसी जमहूरियत की क्या जरूरत है? ऐसी डिक्टेटरशिप की क्या जरूरत है जो लोगों को भूख दे, जो लोगों की इज्जतों की हिफाजत न कर सके, जो इस पाकिस्तान की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट न कर सके? मुझे बताए ना, मुशर्रफ लंबा पड़ गया अमेरिका के आगे
उस जंग में, क्या व्यतीत किया हमें, फिर क्या हमने किया, उससे हासिल किया। तो ये बड़े अहम सवाल हैं। लोग अब बेवकूफ नहीं है भाई। और ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये देखे ना, आप हुकूमत एहतसाब अदालतें बनाए ना, क्यों एहतसाब के मामले पर ये खामोशी है, क्यों नरमी है, क्यों इसमें ये इमरान खान देखे ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अपनी मंजी से डांग फेरो ना, आप तर्जुमानों को क्या कहते हैं। लेकिन समी साहब यहाँ पे तो मामला, यहाँ पे आप उनसे ये पूछें जो आपके लोग हैं कि भाई अदालतें क्यों नहीं बनी। यहाँ पे तो मामला समी साहब कानून क्या, चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमलदारी का मामला है, खुद वफाकी काबीना के। ये फिर इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर वज़ीर आज़म कंट्रोल नहीं कर रहा कि इतने महीने हो गए ये अहकामात दिए हुए कि ये 30 अदालतें बनाए, अभी भी वो कह रहे हैं कि हम 11 जनवरी को जाके इसका सिलसिला शुरू करेंगे, तो ये तो अमलदारी का मामला है। तो क्या ये वज़ीर आज़म की अथॉरिटी इतनी कमज़ोर है, या वजारत कानून की बात कौन नहीं सुन रहा, कौन पैसे जारी नहीं कर रहा? ये तो फिर वज़ीर आज़म के का मसला नहीं है, नियत का मसला साहब। मसला ये सीधी बात कह देते हैं कि ये एहतसाब चाहते ही नहीं है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया, उन्होंने बताया कि जी इसकी वजारत खजाना, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हर जगह से मंजूरी हो चुकी। मसला ये है कि 2.5 साल होने को है इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए, और वो जो नारा लेकर आए थे जिसकी बुनियाद पर अवाम ने उनको वोट दिया, वो ये एहतसाब था कि चोरों और डाकुओं को पकड़ा जाएगा। ये काम जो एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने का है, ये तो इमरान खान की हुकूमत के पहले 90 दिनों में होना चाहिए था, जिसको 2.5 साल हो गए फिर भी नहीं हो रहा। और अब जब अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि भाई आप 120 अदालतें बनाएं, तो वो कह रहे हैं पहले मरले में हम 30 अदालतें, चलो 30 अदालतें बनाएं, वो तो अब 1 महीने में इन्हें बनानी पड़ेंगी। लेकिन ये एहतसाब का अमल तेज होने में क्या चीज़ रुकावट है? आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये सवाल किया कि ये ताखीर क्यों हो रही है एहतसाब अदालतें बनाने में। तो मसला ये है कि इस इमरान खान साहब को देखना ये चाहिए कि उनकी पार्टी में, उनकी हुकूमत में कौन से ऐसे लोग हैं जो जिस बुनियाद पर अवाम ने कोई रोटी कपड़ा मकान के नारे पर इमरान खान को वोट नहीं दिए। इमरान खान का नारा था कि चोरों डाकुओं से लूटा हुआ माल बरामद कराएंगे, इनको पकड़ेंगे, इसलिए अवाम ने वोट दिए। तो 2.5 साल का अरसा इसमें गुजर गया, 2.5 साल का, तो ये काम तो हुकूमत का था ना, एहतसाब अदालतें बनाना। इसमें क्यों ताखीर हुई है? इसका जो लोग जिम्मेदार है इमरान खान साहब की, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब जिम्मेदार है ना जी। मैं तो कहता हूँ ना जी, अमल किस अहकामात किसके हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का कौन है? कायदेवान कौन है? तो फिर तो ये जिम्मेदारी उसी की। दूसरी बात देखें, आज उसने सही बात की, मोहम्मद अली दुरानी ने सही बात राखी कि लीडर बनाकर जेलों से हम निकाल देते, 1 रुपया उनसे वसूलने की बात सुन रहे। जी समी साहब, आप 2 बातें बात करने की इजाजत दे दें। देखें, यही वो इशू है जिसको हम पहले दिन से हाईलाइट कर रहे हैं कि खान साहब के साथ ऐसे लोग लग गए हैं जो उनको नाकाम करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग हैं, उनकी जमात में भी ऐसे लोग हैं। अब इस बात की जरूरत है कि खान साहब उनसे अपनी जान छुड़ाएं। ये वो लोग हैं जो ना घर के ना घाट के, ये हुकूमती पार्टियों के लोग हैं, ये बुरा वक्त आने पर छोड़ के जाने वाले लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, ये तमाम जिंदगी के जो है उसमें है, और इनका मकसद ये है कि इमरान खान को नाकाम किया जा सके। इमरान खान जो है, जो वादा उसने कौम से किया वो पूरा ना कर सके। बट समी साहब, इमरान खान साहब दावेदार तो है नहीं, वो तो बहुत दबंग हैं, तो वो क्यों नहीं ये फैसले ले पा रहे हैं? लोग, आम बंदा यही सवाल करता है अगर आप किसी के पास भी चले जाएं। देखिए, ये अभी तो खैर उनका टाइम बाकी है ना। अभी उन्होंने कहा है कि ये तरक्की का साल है, डेवलपमेंट का साल है, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन कमी नजर आ रही है उसमें बहुत सारी चीजों पे। यही इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो अदालत की तरफ से अहकामात की जरूरत ही नहीं थी। पूछे ना फरोग नसीम से कि तुम हो वजीर कानून हो, तो ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों नहीं तुमने ये अदालतें बनाई? क्यों नहीं वहां पर कायम मकाम सेक्रेटरी क्यों है लॉ का? ये इतना अहम शोबा है लॉ का, सेक्रेटरी तैनात किया। ये फरोग नसीम किसकी जुर्म खेल रहे हैं? अभी तक नहीं किया। इमरान खान साहब पूछे, वज़ीर आज़म है, देखिए ना, ये उनका काम है कि वो पूछे। ये लोग जो है ये उनको नाकाम बनाने वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वजारत कानून की ही जिम्मेदारी थी कि वो ये
चीज़ प्राइम मिनिस्टर के, ये देखें ये तो अदालत ने हुक्म दिया ना चंद माह पहले कि भाई आप ये अदालतें बनाएं, इसका तो जायज़ा सबसे पहले इजलासों में काबीना के लिया जाना चाहिए था। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे उनको बताया जाना चाहिए था कि जी मुल्क में नैब कोर्ट्स की तादाद कम है, ये चोरों डाकुओं को कैसे, देखें वो किस धड़ल्ले से जो अरबों खरबों खा के डकार भी नहीं मारते समी साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ दिल्ली की करप्शन साबित नहीं हुई। साहब का देखें, इनका राणा साहब आप देखें, एक दिन वजारत से ये इस्तीफा दे के वकील बन जाते हैं, अदालत में आते हैं, पेश होते हैं, फिर वकालत छोड़ के तो ये वजीर बन जाते हैं, फिर नया मौका आता है तो वजारत, ये मजाक बना लिया भाई, ये क्या है कि इस तरह निजाम चलाए जाते हैं। ये तो एक मजाक है, मजाक, ये गवर्नेंस नहीं है भाई, इट्स जस्ट ए जोक। जी सदीक साहब, वो तो ये तो सही बात कह रहे हैं, गवर्नेंस तो सबसे बड़ा इशू है समी साहब, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और आपने जो बात की ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो खान साहब को नाकाम बनाने वाले लोग हैं ना, वही लोग अब खान साहब को मजीद नाकाम बनाने के लिए आइंदा जो सेनेट का इलेक्शन होना है वो टिकटों के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनके तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन तो बेचारा हो सकता है उसको कुछ ना मिले, यही जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो अभी से उन्होंने अपनी लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी है। तो ये फिर गवर्नेंस कहाँ से आएगी? अब जो बहुत से ऐसे फैसले जो कि इमरान खान साहब करते भी हैं, किस माफिया की, हुकूमतों के अंदर बैठे हुए माफियाज की अगर वो बैठे हुए इमरान खान बात करते तो ज़ाहिर है ये कौन से लोग हैं? इसी तरह के लोग होते हैं ना जो चलने नहीं देते सिस्टम को। कभी किसी समरी पे एतराज़ उठा दिया जाता है, कभी किसी समरी पे एतराज़ जो है वो उठा दिया जाता है, कभी किसी को मेंबर पसंद नहीं है, किसी को सेक्रेटरी पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें जब तक ये सीधी नहीं होंगी, ये हम एक रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं। अब एक छोटा सा मसला है, पुलिस इस्लाहात का समी साहब मामला आया था, नासर दुरानी को लगाया गया, वो छोड़ के चले गए। सिविल सर्विस वाला इस्लाहात का मामला आया था, अभी तक वो लेकर बैठे हुए इशरत हुसैन। तो ये सारी वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी करने हैं, वो डंडा लेकर इनके पीछे तो नहीं फिर सकता। बात यह है कि नीचे से सारा जो सिस्टम है उसको अगर आप बेहतर करेंगे तो ही फिर गवर्नेंस बेहतर होगी। चलें ठीक है जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते हैं, पंजाब में ख्वाजा हसन और ख्वाजा साद रफीक के इशूज़ चल रहे हैं और सऊदी अरब कतर का जो रिलेशनशिप है जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, हम पहले पंजाब की बात करेंगे या सऊदी अरब और कतर के रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो वहाँ पर जो इख्तिलाफात और वो जैसे कि सदीक साजिद साहब के पास मेरा ख्याल है पूरी इनसाइड स्टोरी है, जरा इनसे सुन लेते हैं। एक मिनट की सिर्फ मैं सर बात करूंगा और आपको भी इसके ऊपर जो है वो खराज तहसीन भी पेश करूंगा, क्योंकि जब ये जलसा हो रहा था तो आप वहाँ पे मौजूद थे और आप मुतअद्दिद प्रोग्रामों में ये बात कह चुके थे कि ये सारी की सारी जो गेम है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की है। जो आज रिपोर्ट पेश की गई है मरियम नवाज़ को, उसमें ये बात साबित हो गई है कि हमज़ा शहबाज का जो ग्रुप था उसकी वजह से ये सारी की सारी जो है वो जलसे की नाकामी जो है वो हुई है। बेसिकली जो रिपोर्ट दी गई है उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक 3 ग्रुप थे। खोखर ग्रुप था, ख्वाजा इमरान नज़ीर ग्रुप था जिसमें ख्वाजा हसन भी शामिल थे, ख्वाजा साद रफ़ीक जो थे, ये तीसरा ग्रुप था। जो लीडर बनाया गया था जलसे का मेन मुंतज़िम थे वो थे ख्वाजा साद रफ़ीक और नीचे इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसमें खोखर ग्रुप था और ख्वाजा इमरान नज़ीर और ये हसन ग्रुप थे। कहा यह गया जो रिपोर्ट जो राना सनाउल्लाह ने इसकी तहकीकात की, उन्होंने कहा जी जो ख्वाजा साद रफ़ीक थे जो कि वो मेन थे, सारे मुंतज़िम थे, नीचे वाले जो लोग थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के उन्होंने इसके साथ ताउन नहीं किया। अब उन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नीचे जो लोग थे उनका बराह रास्त जो राब्ता शाब्ता था वो हमज़ा शहबाज के साथ था, तो इस वजह से लोग वहाँ से मोबिलाइज नहीं हो सके। अब मैं आपको बता दूँ जो फिगर्स इसमें बताया गया है वो भी सुन लीजिए। 11,000 फिगर बताया गया है कि उस दिन ये जलसे में जो लोग थे नून लीग के कि 11 से 12,000 के करीब जो है वो लोग आए हैं। परवेज़ मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई। फिर वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसका भी इसमें जिक्र किया जिसमें शेख रोहेल असगर की जो है और अच्छी खासी मुँह मारी हुई जवेद लतीफ़ से और जवेद लतीफ़ की राना सनाउल्लाह से भी हुई। और इसी तरह फिर रोहेल असगर को लाहौर की सदारत देने की पेशकश हुई, उन्होंने वो ठुकरा दी। अयाज सादक को कोशिश की, वो ठुकरा दी। कागज़ों में इस वक्त परवेज़ मुल्क सदन है लेकिन
लेकिन अमली तौर पर जो है वो कोई काम वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर है उसमें नहीं हो रहा। तकसीम और तफरीक जो है वो 3 ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी वजह से जो कल एक वाक़या हुआ था ख्वाजा हसन का और ख्वाजा साद रफ़ीक का, उसकी बड़ी वजह भी यही थी कि उसमें सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो ये डाली गई थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था कि इनका जो ग्रुप है वो उन्होंने मेरे साथ जो है वो तावन जो है वो नहीं किया था। वैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा हसन दोनों शहबाज शरीफ साहब के बंदे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कल उनको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया है। जी समी साहब, असल बात ये है कि जब जलसा ये जो खराब हुआ है या जिसमें अब लोग नहीं आ रहे हैं, अब बावलपुर में भी कोई वहाँ पर भी कोई शहबाज शरीफ ने तो लोग नहीं ना रोके जाने से। ये जलसियां जो हो गई हैं, ये जो बयानिया है इनका पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। सबको पता है कि ये अपने बाप की करप्शन छुपाने के लिए बाहर निकली है, पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये जो लाहौर के जलसे को बुनियाद बना के ये लाहौर की तंजीम जो है ना, मरियम नवाज पूरी अपनी बनाना चाहती है। इन्होंने ये रिपोर्ट बनवाई है, उसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जिम्मेदार शहबाज शरीफ से अप्रूवल लेके, तो ये बेसिकली जो इनके अपने जाती ये जो नून लीग की अंदरूनी जंग है, जो अंदरूनी झगड़ा है, ये उसका ये इजहार है। और ये सारी जो बात भी मरियम नवाज ने खुद ही करवाई कि आप ये कहें कि जलसे में ये लोग इस तरह से नहीं आए और इतने लोग आए, और फिर आपको याद है कि बाहर आकर, क्योंकि झूठ बोलने में तो PhD है वो मरियम नवाज साहब, इतने पक्के मुंह से झूठ बोलती हैं कि आप यकीन करें बंदे को हैरत होती है कि ये किस तरह ये ऐसा सब कुछ मैनेज करती हैं, और इनके चेहरे पर ये कोई एहसास भी नहीं आता कोई तरह का कि ये झूठ बोल रही है। ये सारी एक गेम प्लान है जिसमें और हमजा शहबाज के जो लोग तंजीम में हैं उनको हटा के मरियम अपनी लॉयल तंजीम बनाना चाहती है, पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश है। और अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी वहीं पर ही है ना, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ये मतलब हुकूमत की कस्टडी में है। अब देखें कोई उनका आपस में कोई राब्ता होता है या नहीं होता, या मिलकर वो प्लान बनाते हैं या नहीं बनाते। देखिए समी साहब, बात ये है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात की ना आपने, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बताऊं। ये हजरत साहब के 48 बैंक अकाउंट निकले हैं, जिनमें तकरीबन 1.5 अरब छोड़े राणा साहब, वो छोड़े इसको। और राणा साहब ये बैंकों को छोड़े, ये वो नैब के प्रेस आ जाते हैं। ये बताएं पॉलिटिकल क्या हो रहा है, ये इस पे पॉलिटिकल तो समी साहब जो आपने बात की है ना, देखें ये इनमें एक जंग जो है इक़्तिदार की, वो तो अब खानदान शरीफ खानदान जो है इसमें शुरू हो चुकी है। उस पे कितना भी पर्दा डालने की कोशिश की गई पिछले 4-5 सालों में, अब वो खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये जो लाहौर का जलसा है, इसकी इंक्वायरी क्या करानी थी? ये तो सीधा सीधा आपने बात कर दी, ख़त्म कर दी कि लोगों ने ये जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसको मुस्तरद किया, और मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने हमजा शहबाज, या अगर हमजा शहबाज इतना पावरफुल है कि वो लोगों को जलसे में आने से रोक सकता है, तो फिर तो मरियम नवाज को खुद साइड पे हो जाना चाहिए और हमजा शहबाज की क़ियादत को कबूल कर ले। बड़ी मासूमाना ये जो बात है, असल बात ये है कि ये और आप कह रहे हैं खीर ना खाओ। मेरी बात सुने, मरियम नवाज साहबा को और उनके अब्बा जी के बयानियों को पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दिया। रही बात शहबाज शरीफ, जब नवाज शरीफ बाहर से आए थे लाहौर एयरपोर्ट पर, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ कितने बंदे थे जो वो एयरपोर्ट ले जाना चाहते थे। लोग इनकी इस जो ये अदलिया के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाक फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं समी साहब, लोगों ने इस बयानिए को उठाकर फेंक दिया है। और अब आप देखें किस किस्म की फजूल गुफ्तगू करते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। अरबों खरबों डकार गए हैं। वो बाहर कहता है बजाय इसके कि शर्म आए उसको, वो उससे पूछा गया कि ये आपका पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो रहा है, तो वो कहता जी ये तो छोटी बातें हैं, बात आगे भाई तू इंडिया जाना है। मसला ये है कि ये जो लोग हैं सऊदी अरब जा रहे हैं, कतर ने पेशकश की है, ताल्लुकात भी बेहतर हो गए सऊदी अरब और कतर के, वो ताल्लुकात बेहतर होते रहे। लेकिन सदीक साजिद साहब, बात ये है कि ये सारे का सारा PDM का डंडोरा बन्नू में कल जा रहे हैं। अब ये इधर इस्लामाबाद और लाहौर की बजाय अब इन्होंने कहा कि इधर तो लोग आते नहीं हैं, चलो हम उधर जाके अपना ढंढोरा पीटे। और बिलावल भुट्टो अब इनके जलसों में जाते नहीं है। तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है ना, PDM का क्रियाक्रम हो गया, कल भी नहीं जा रहे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो जाता ही नहीं है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? सेनेट के इलेक्शन अगले महीने हो जाने हैं। लेकिन जो असल बात शुरू में मैंने की थी समी साहब, ये नून लीग जो है इसका तो तिया पांचा होने वाला है। ये परवेज मलिक साहब को जिस तरीके से इन्होंने गैर फाल किया है,
ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ेगी। लेकिन मसला ये है समी साहब, कौम जो है आज भी अगर इमरान खान के साथ है तो उसकी एक वजह है कि वो उनको एक दयानतदार आदमी समझते हैं। लेकिन अब ये एहतसाब का जो वादा कौम से इमरान खान ने किया वो उसको पूरा करे। ठीक हो गया जी। समी साहब जरा अब सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात पे अगर आप रोशनी डालना चाहें तो। जी ये बड़ी एक जबरदस्त डेवलपमेंट है इसमें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है कि ये पिछले 3 साल से कतर के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब के भी बड़े कशीदा थे, और वो सारा जो यमन में जंग थी उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब की नाराजगी हुई फौज के इशू पर। तो अब वो अगर मसला हल हो रहा है और इसमें ईरान का भी एक रोल है जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें, तो ये मुझे लगता है कि इससे अभी फौरी तौर पर तो सऊदी अरब ने अपनी सारे बॉर्डर और फजाई हदूद खोली है कतर के लिए, यूएई, बहरीन और दूसरे ममालिक ने अभी नहीं खोली, लेकिन वो भी बड़ी जल्दी कुवैत के जो हुक्मरान है उनका इसमें बड़ा रोल है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका जो अहम मसला ये है राना साहब और अलीना साहबा कि ये बेसिकली अब जो बाइडन अगर 20 जनवरी को हलफ उठा लेता है तो सऊदी अरब अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि यमन की जंग और ये इंसानी हकूक और वो जो ट्रंप की जो पॉलिसी थी बाइडन उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। जाहिर है वो करेगा तो अमरीकी मफादात की बात ही, लेकिन ये जो इशू है थॉर्नी इशूज जिसे हैं, ये इन इशू से अब सऊदी अरब निकलना चाह रहा है, तो इसलिए बड़ी जल्दी उन्होंने सारा ये मोहम्मद बिन सलमान अंडरस्टैंड के मैकेनिक्स ऑफ वेस्ट, तो उन्होंने ये एक अच्छा फैसला किया है जिससे वो अपने लिए मसाइल जो है उन्होंने जो भी उनके लिए मसाइल हो सकते हैं उनमें कमी की है। तो इसका खित्ते पे एक बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के तो कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये है कि हम इस चीज को कैसे आगे लेके जाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी ठीक हो गया। समी साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म। प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।